हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? मतलब जीवों के द्वारा किया गया वो सारे कार्य जिससे उनकी रक्षा होती है, उनके जीवन की रक्षा होती है, अनुरक्षण का कार्य होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जो भी काम जीने के लिए जरूरी है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो सभी जीव करते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। अब अगर देखें कि पोषण की बात करें तो पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण में मूल रूप से जो कार्य होता है, जिसे पाचन के रूप में भी जानते हैं, तो भोजन का ग्रहण करना, उसका पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। मतलब भोजन का ग्रहण, अवशोषण और शरीर द्वारा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों के दो समूह में बांटा गया है। एक समूह को बोलते हैं स्वपोषी, मतलब पोषण दो प्रकार का हो गया, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ, अब अजैव पदार्थ का मतलब क्या? जैसे पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जिसमें जीवन नहीं है, सूर्य CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब का प्रयोग करते हैं, खनिज लवण का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स अगर कहें तो केवल यह गुण जो है प्राकृतिक ने जिसे दिया है वो हरे पेड़ पौधे हैं और उन्हें इस गुण को केवल मतलब स्वपोषी के तौर पे हरे पेड़ पौधे ही जाने जाते हैं। अगर विषमपोषी की बात करें तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषण। और विषम पोषण में क्या? मानव हो गया, अन्य जीव जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे को छोड़कर सब के सब विषमपोषी प्राणी कहलाते हैं या विषमपोषी जंतु कहलाते हैं। सबसे पहले स्वपोषी पोषण की बात करें तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वपोषी की खासियत क्या है। तो स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसी कारण वो स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है पहले अब हम ये जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है या वह क्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित करता है। इस चीज को कि बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना, संचित करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में होते हैं जो सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। और कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है? तो क्लोरोफिल बनाता है। किसकी मदद से बनाता है? तो सूर्य की प्रकाश की मदद से बनाता है। अगर इसको समीकरण के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड की अणु 12 जल के अणु से, मतलब 6 CO2 प्लस 12 H2O, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी C6H12O6 और 6 अणु ऑक्सीजन 6O2 तथा 6 अणु जल वाष्प यानी 6H2O का निर्माण करता है। अगर कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज आवश्यक है, जरूरी है, जिसे हम कच्ची सामग्री भी कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल
कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं पौधे ग्रहण करते हैं वो स्थलीय पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जबकि जलीय पौधे वो स्थलीय पौधे या जड़ों की मिट्टी से जल को ग्रहण करते हैं। जलीय पौधे जल में वाला ही ग्रहण कर लेते हैं। अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। सबसे पहले तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विघटन हो जाता है। मतलब वो जल के अणु जो H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाते हैं। किस ऊर्जा के कारण, प्रकाश ऊर्जा के कारण। और उस कंडीशंस में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। वहीं देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। अब एक चीज है कि पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर लेता है या ऑक्सीजन को बाहर करता है या जलवाष्प को बाहर करता है, तो उस भाग को हम रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो छिद्र हैं स्टोमाटा उसके द्वारा होता है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलते हैं। यानी गैस भी उसी रंध्र से निकलते हैं और जल वाष्प भी उसी से निकलते हैं। अगर उसके फिगर को देखें तो आपके इस नोट्स में या आपके पिक्चर में आपके बुक में भी है, तो उसमें क्या क्या होता है। एक तो रंध्र के चारों तरफ घिरी सहायक कोशिका होती है। सहायक कोशिका के ऊपर जो एक पतली परत होती है जिसे अर्धचर्म कोशिका कहते हैं, और रंध्र जिससे खुलता बंद होता है उसे द्वार कोशिका कहते हैं, और द्वार कोशिका के बीच के छिद्र को रंध्र छिद्र कहते हैं, जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। अब हम बात करते हैं विषमपोषी के बारे में। तो विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम प्राणी समपोषी या होलोजोइक कहते हैं, दूसरे को मृतिजोबी जिसको एस्प्रायोटिक कहते हैं, और तीसरा परजीवी जिसे प्रास्टिक कहते हैं। जो प्राणी समपोषी होती है वो इसमें जो जीव आते हैं प्राणी समपोषी में, ये जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण कर लेते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर डाल लेते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा और मानव जो है ये प्राणी समपोषी है। वहीं मृतजीवी पोषी, तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर के गले सरे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी और कवक जो है वो मृतजीवी पोषण प्राप्त करता है, मृत जीवों से पोषण प्राप्त करता है। वहीं देखें कि परजीवी, तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसके बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे अमरबेल एक पतली पतली धागे जैसी संरचना होती है। अगर वो किसी पेड़ पे चल जाए, वो खुद तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है परंतु जंगल तक को सुखाने की क्षमता रखता है। वो पेड़ का जो बनाया गया भोजन है उसे चोरी कर लेता है और इससे क्या होता है, वृक्ष जल जाते हैं। जू यानी जो हमारे ढीला जिसको कहते हैं, या फित्ता कृमि, मतलब जो इस टाइप के जो चीज हैं वो परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव को मारते तो डायरेक्ट नहीं है परंतु उसी से अपना भोजन, उसके भोजन को चुरा लेते हैं कह सकते। तो अमीबा में पोषण, आगे हमारा है अमीबा में पोषण की बात करते हैं। तो अमीबा का आप पोषण का चित्र देखे होंगे कि अमीबा का एक केंद्र होता है और तथा एक कुटपाद या पाद द्वार होता है जिसके द्वारा खाद्य कण को वो अंदर लेता है और उसके बाद उस खाद्य कण को चारों तरफ से घेर लेता है और जिससे उसके बीच में खाद्य रिक्तिका बन जाती है और उस खाद्य रिक्तिका को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है और इस प्रकार से उसको से पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है और अमीबा का पोषण कंप्लीट होता है। मतलब अमीबा के पोषण में कौन कौन से चरण हुए, तो सबसे पहला चरण में वो क्या किया, भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है, उसके बाद उसको खाद्य रिक्तिका में लेके जाता है
और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में हो जाता है और बचा हुआ जो अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, उसी कुटपाद के द्वारा। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में जो भाग होता है पोषण का वो क्या है, पश्चाभ होता है। ये चीज आप याद रखें, जो अमीबा में होता है उसे कुटपाद कहते हैं या पादाब कहते हैं, जिससे भोजन ग्रहण करता है, जबकि जो पैरामीशियम में होता है वो पश्चाभ होता है। पश्चाभ कोशिका की पूरी सतह को ये ढक लेता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण होता है, जबकि अमीबा में किसी भी स्थान से भोजन का ग्रहण हो जाता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में पोषण की। तो मनुष्य में पोषण विभिन्न चरणों में होते हैं। पहली चरण में अंतर्ग्रहण होता है, मतलब भोजन शरीर के अंदर रखा जाता है मुंह द्वारा। उसके बाद पाचन की शुरुआत होती है। उसके बाद उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद वो शरीर में फैलता है, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं, और उसके बाद बहिक्षेपण होता है। अगर आप पाचन तंत्र का चित्र देखे होंगे तो उसमें कौन कौन से चीज क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहला तो अंतर्ग्रहण, कि आहार नाल मूल रूप से जो मतलब भोजन का पाचन होता है, तो आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक, मुंह जहां से अंतर्ग्रहण होता है और गुदा जहां से क्या होता है, निष्कासन होता है। तो मुंह से गुदा तक की विस्तारित एक लंबी नली यानी पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया जहां पे संपादित होती है उसे हम आहार नाल कहते हैं, और ये शरीर का सबसे बड़ा नली है, आहार नाल। अब पाचन तंत्र में पहला अंग है मुंह। मुंह का जो कार्य है मूल रूप से भोजन को अंतर्ग्रहण करना है, मतलब भोजन को मुख के अंदर, शरीर के अंदर ले जाना है। उसके बाद दांत, दांत का काम मूल रूप से भोजन को चबाना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है। वहीं उसके बाद है जिह्वा, जो कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाता है। और उसके बाद लार ग्रंथियां हैं, जो लार ग्रंथि से निकलने वाले जो रस होते हैं उसे लार रस या लाल रस भी कहीं कहीं कहा जाता है। और इसमें जो होता है स्टार्च होता है, जो लार में एमिलस एंजाइम होता है, एमिलस एंजाइम लार में होता है, जो माल्टोस शर्करा में भोजन को बदल देता है, यानी एमिलस शर्करा में परिवर्तित भोजन को करता है। उसके बाद बात करते हैं भोजन की ग्रसिका नली। तो मुंह से अमाशय तक, मुंह से अमाशय तक की एक लंबी नली होती है जिसे हम ग्रासिका नली कहते हैं। और ये ग्रासिका जो होता है क्रमाकुचन गति, मतलब कभी फैलता है और कभी सिकुड़ता है, इस गति को हम क्रमाकुचन कहते हैं। तो क्रमाकुचन गति द्वारा, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जा सकता है, द्वारा ले जाता है। और ग्रसिका की मांसपेशियां संकुचन और शिथिलन, संकुचन का मतलब वो क्या होता है कि सिकुड़ता है, और शिथिलन का मतलब वो फैलता है। तो फैलकर और सिकुड़कर भोजन को हमारे अमाशय तक पहुंचाता है। अगर देखें पाचन तंत्र के अंग, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, तो इस फिगर को आप याद कर लें और बार बार बनाने की प्रैक्टिस करें। आपको इसके एक प्लेलिस्ट दिया गया है जिसमें आपको पूरा का पूरा 10th क्लास का फिगर भी दिया गया है, तो उसके द्वारा भी आप फिगर बनाना सीख सकते हैं। इस फिगर में कौन कौन से चीज हैं, जिह्वा, मुख गुहा, ग्रसिका, पित्ताशय जिसको पीत का भंडार भी कहते हैं, पीत नली, यकृत, अग्नाशय, परिशेषिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत जिसको कोलोन भी कहते हैं या बरियात भी कहते हैं, और गुदा द्वार। ये सभी पाचन तंत्र के फिगर में आपको मिलेंगे। अब तीसरे अंग पे बात करते हैं जो पाचन तंत्र का अंग है, वो है अमाशय। अमाशय में मूल रूप से जठर ग्रंथियां होती है। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती है जिससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम और सलेस्मा। जो पेप्सिन होता है उसे पाचक एंजाइम भी कहा जाता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन एंजाइम है, एंजाइम का मतलब रसायन, जैसे आप समझ सकते जो आजकल सैनिटाइजर कर रहे हैं, तो उसी टाइप का एक रसायन है जो हमारे कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है और जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, या कह सकते हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। पाचन में जो हाइड्रोक्लोरिक है
ये उत्प्रेरक का काम करता है, जिससे भोजन जल्दी से सड़ता है या भोजन जल्दी से विघटित होता है। श्लेष्मा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है, आंतरिक स्तर की रक्षा करता है। तो आप समझ गए होंगे जो जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के एंजाइम जो रसायन जो स्रावित करती है आमाशय के अंदर, पेप्सिन का कार्य क्या है, हाइड्रोक्लोरिक का कार्य क्या है और श्लेष्मा का कार्य क्या है। आमाशय से जो भोजन जाती है वो क्षुद्रांत में जाती है, जिसको छोटी आंत भी कहते हैं। और छोटी आंत में सबसे पहले तो आंत रस निकलता है छोटी आंत से, जिसमें जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी एक पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो आंत रस होता है ग्लूकोज में बदल देता है, तथा वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। मतलब आंत रस वह रसायन है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पे क्षुद्रांत के आगे यकृत और अग्नाशय भी जुड़े होते हैं, जो छोटे छोटे अंग हैं, जिनका मूल रूप से यकृत से पीत रस स्रावित होता है और जिसमें पीत लवण होता है। और पीत लवण जो होता है वो जो वसा अम्ल बना है या वसा की जो कणिकाएं हैं उसे ये इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे में टुकड़े में बदलना, ठीक है। तो बड़े बड़े वसा अम्ल को ये छोटे छोटे वसा कणिकाओं में बदल देता है। कौन? पीतरस। यानी पीतरस का बड़े वसा को छोटे वसा में बदलना कार्य है। उसके बाद अग्नाशय से जो निकलता है वो अग्नाशय रस निकलता है। और अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है एमिलेस एंजाइम, दूसरा होता है ट्रिप्सन एंजाइम और तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। जो ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है वो प्रोटीन जो बना था, प्रोटीन को ट्रिप्सन पेप्टोन्स में बदल देता है। और वसा को जो लाइपेज है, जो अग्नाशय रस का ही हिस्सा है, जो लाइपेज है वो वसा अम्ल में बदल देता है। और जो स्टार्च को एमिलेस एंजाइम जो है वो ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद हमारी यहाँ पे मृदांत होती है, परंतु उससे पहले दीर्घ रोम होते हैं, मतलब रोम होते हैं दीर्घ रोम। वो क्या करते हैं, वो इन अम्लों का या इन पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये लंबे लंबे नलिकाओं की तरह होते हैं और इन नलिकाओं में चारों तरफ से पोषक तत्व क्या होता है, ग्रहित होता है, जिससे तेजी के साथ पोषक तत्व शरीर को मिलता है। अब अगला अंग है बृहद्रांत, जिसका मूल काम होता है जल का अवशोषण करना। जब भोजन इसमें जाती है बड़ी आंत में तो ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। और उसके बाद जो वर्ज्य पदार्थ है गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पाचन तंत्र। इसके बाद जैव प्रक्रम, चूंकि इस चैप्टर लंबा है तो हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आज जाकर सबसे पहले तो पाचन तंत्र का संपूर्ण चित्र बनाना है और उसका आपको क्या करना है, उसके जितने भी कीवर्ड हमने यूज किए उन सारे कीवर्ड का एक लिस्ट बनाना है और फिर उन कीवर्डों की सहायता से पिक्चर पे हाथ रखते हुए अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करना है। इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप इसे लिख दें। गुड लक।